हाँ तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका प्रॉब्लम नंबर 5.68 जिसमें वो कह रहा है कि यूज़ थेवेनिन्स थ्योरम टू फाइंड वी नॉट। ठीक है जी, आप हमने सर्किट के अंदर थेवेनिन्स थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए वी नॉट को फाइंड आउट करना। तो जैसे मेरी फ़नी ज़ुबान है, आगे भी मैं फ़नी लैंग्वेज में ही बताता हूँ। थेवेनिन्स था हमारा भाई एक कैंची टाइप यानी एक दर्जी टाइप सा इंजीनियर। उसने एक ऐसा मेथड बताया, उसने कहा कि लंबे से लंबे सर्किट को एकदम से सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है, उसको कट लगा के सॉल्व करो, जितना चाहे उतना कट लगा लो और उसको बाद में ला के जोड़ के फिर सारा रिजॉल्व कर लो। ठीक है जी, इस तरह से थेवेनिन्स ने कुछ कहा था। अब मैं आपको बताता हूँ फिर थेवेनिन्स ने क्या कहा और कैसे हम इस मेथड को यहाँ पे अप्लाई करने लगे हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात, मुझे वी नॉट को मालूम करना है तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी कट लगा सकता हूँ। ठीक है, इसको यानी अलहदा कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कट लगा सकता हूँ और फिर कट लगाने के बाद मुझे वोल्टेज ओपन सर्किट मालूम करने होंगे, VOC मालूम करना होगा। तो मैं यहाँ पे कट लगाना ज़्यादा बेटर समझूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे जो है ना वो ये नहीं जानते होते कि ओपन वायर के अंदर करंट फ्लो नहीं करता, तो वो ये गलती कर जाते हैं। वह बाद में 1 किलो ओम की वजह से ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इस वजह से मैं इस 1 किलो ओम को पहले ही उतार देता होता हूँ। तो ये देखो, मैं यहाँ पे कट लगा रहा हूँ, आपके सामने ये कट लगाया जा रहा है बड़ी सफाई के साथ। ये यहाँ पे कट लग गया। अब ये इतना सर्किट हमने अलहदा कर दिया और इतना सर्किट हमारे पंजे में आ गया। ठीक है, अभी इसको मैं ड्रा करूँगा और आपको बताऊँगा फिर हमने क्या करना है। ये आप देख सकते हैं, जहाँ तक मैंने कट लगाया था वहाँ तक मैंने सर्किट को ड्रा कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे कट लगा था ना, तो जहाँ जहाँ पे कट लगा था वहाँ पे हम ऐसे ओपन टर्मिनल लगा लेंगे, ओपन टर्मिनल, और यहाँ पे मेंशन कर देंगे VOC यानी कि वोल्टेज ऑफ ओपन सर्किट। ठीक है जी, ये इसका मतलब होता है वोल्टेज ऑफ ओपन सर्किट। तो ये हमने अब VOC को मालूम करना है। तो मुझे ये मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, बताओ ज़रा। मुझे ये मालूम करने के लिए कई मेरे पास मेथड्स हो सकते हैं। यहाँ पे चाहूँ तो मैं अपना इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसका क्या नाम है, लूप एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकता हूँ, चाहूँ तो नोडल एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है जी, मुझे ज़्यादा बेटर यहाँ पे नोडल एनालिसिस टेक्निक लग रही है, क्योंकि वो थोड़ी इजी रहेगी, यहाँ पे देखने में वही मुझे इजी लग रही है। तो नोडल एनालिसिस टेक्निक का इस्तेमाल करके देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले मुझे नोड आइडेंटिफाई करना होगा। आपको पता है नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है। जहाँ पे 2 चीज़ों की वायर अटैच होती है वो होता है बाइनरी नोड। उसको हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो हमारा क्वेश्चन लंबा करता है, और कभी कभार हमें कंसिडर करना पड़ जाता है कुछ कंडीशंस में, तो हम कर लेते होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हायर नोड होता है जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच होती है, और जहाँ पे 3 से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है वो हमारा होता है सरफेस नोड। तो आप समझ गए होंगे मेरी लैंग्वेज से कि यहाँ पे बाइनरी नोड कंसिडर करना पड़ेगा, जैसे सर कह रहे हैं। तो वही बात है। सबसे पहले तो देखो, ये हमारे पास एक हायर नोड है जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच हो रही है, एक रेजिस्टर, एक करंट सोर्स और एक वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पे मैं V1 के नाम से वोल्टेज ले लेता हूँ। उसके बाद ये मेरे पास एक बाइनरी नोड है जहाँ पे 2 चीज़ों की वायर अटैच हो रही है, एक इस वोल्टेज सोर्स की, एक इस रेजिस्टर की। मुझे इसे भी कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ले लूँगा V2 के नाम से वोल्टेज। उसकी रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे एक IX के नाम से करंट फ्लो कर रहा है, तो ये डिपेंडेंट सोर्स भी इसमें मौजूद है IX का। डैट्स वाई मुझे ये बाद में तंग करेगा IX। इसी वजह से मुझे V2 के नाम से एक वोल्टेज सोर्स लेना पड़ रहा है। ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है। उसके बाद देखिएगा, मेरे पास एक ये हायर नोड है जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच हो रही है, और अभी तक मैंने किसी नोड को ग्राउंड नहीं किया। ग्राउंड नहीं करूँगा तो करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा, मेरा मेथड लगेगा ही नहीं। डैट्स वाई मुझे इसे ग्राउंड नोड बनाना पड़ेगा, 0 वोल्ट। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1। देखो यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है सुपर नोड की कंडीशन लग गई है, क्योंकि 2 नोड्स के दरमियान में एक वोल्टेज सोर्स आ गया, और दोनों जो नोड हैं उन दोनों नोड्स के वोल्टेज जो हैं वो अननाउन वैल्यूज़ हैं। डैट्स वाई सुपर नोड की कंडीशन तो लगेगी लगेगी। पहली इक्वेशन बन के आएगी सुपर नोड से। उससे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन बनाने से पहले बच्चों एक काम कर लेते हैं। ये जो IX का डिपेंडेंट सोर्स यहाँ पे मौजूद है ना, उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। देखो, जो IX करंट है वो क्या कर रही है, वो V2 में से लीव कर रही है। डैट्स वाई जिस नोड में से करंट लीव करता है उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिखना होता है। ये मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ से करंट लीव करता हुआ जाके एंटर कर जाता है ग्राउंड नोड में, तो लिहाजा आ गया V2 - 0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो आ गई बटे में, जो क्या है 1 किलो। तो ये आपको इसकी इक्वेशन मिल गई, V2 डिवाइडेड बाय 1K। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं सुपर नोड की इक्वेशन की। तो जिस तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल होगा वो वाले वोल्टेज माइनस में आ जाएंगे,
जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो वाले वोल्टेज प्लस में आ जाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ है, इज इक्वल टू इसकी अपनी वैल्यू आ जाएगी जो कि है 12। अब बात आ जाती है, ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। बात आ जाती है, हम बात कर रहे हैं VOC के लिए, हमें VOC मालूम करनी है, ठीक है जी। VOC आप ज़रा गौर करें, VOC जो वोल्टेज हैं बच्चों वो लगे हुए हैं इस वक्त 2 नोड्स के सेंटर में, इसका टर्मिनल लगा हुआ है V2 और ग्राउंड नोड के सेंटर में। तो आपको पता है इससे भी हम एक इक्वेशन ऐसे बनाते होते थे। तो VOC की क्या इक्वेशन आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में, जिस तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले वोल्टेज माइनस में, और लिहाजा हमें पता चल गया जी VOC हमारे V2 के ही इक्वल है, हमें V2 ही मालूम करना होगा VOC। तो अब बारी आ जाती है, देखो सुपर नोड की इक्वेशन तो लिख दी गई है, लेकिन सुपर नोड के ऊपर आपको पता है एक और इक्वेशन इससे हासिल की जाएगी, इसके ऊपर ही KCL लगा के। जिन बच्चों को नहीं पता सुपर नोड के ऊपर KCL कैसे लगाते हैं, कैसे ये सर कर रहे हैं, वो जाके हमारा चैप्टर 3 देखें, अप्लाई KCL एट सुपर नोड। तो ये सुपर नोड के ऊपर KCL लगने लगा। KCL कहता क्या है, द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट, यानी कि जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है। तो बच्चों ये देखो, ये मैंने इज इक्वल टू लगा दिया। मैं हमेशा इज इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे एंटरिंग करंट्स लिखता हूँ और लेफ्ट हैंड साइड पे लिविंग करंट्स, ठीक है जी। ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, मैं हमेशा बच्चों को ऐसे बता देता होता हूँ। अब देखो इस सुपर नोड के घेरे में जितनी वायर्स आ रही हैं मुझे सब की करंट को लिखना है। सबसे पहले नंबर पे आती है ये वाली करंट। तो देखो ये क्या कर रही है, ये एक लिविंग करंट है, लीव कर रही है इस नोड में से। तो लिविंग करंट मैंने बोला लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा मैं लिखता हूँ। तो ये 2Ix इस साइड पे आ गई, ठीक है जी। उसके बाद बारी आती है इस वायर की। अब इस वायर की देखो मुझे करंट का नहीं पता, ठीक है जी, इस वायर की करंट का मुझे नहीं पता। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिविंग करंट फार्मूला से इस वायर की करंट लिख लूँगा। लिविंग करंट फार्मूला क्या होता है, देखो मैं ये करूँगा, इस नोड में से एक करंट को लीव करवा दूंगा। यहाँ से जब करंट लीव हुई, जिस नोड में से करंट लीव करवाते हैं उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख देना होता है। यहाँ से करंट लीव करती हुई जाके दूसरे नोड में एंटर कर गई जो कि 0 वोल्ट था, तो V1 माइनस 0, और जितनी रजिस्टेंस रस्ते में आई वो आगे बटे में जो कि है 1K, ठीक है जी। ऐसे इक्वेशन लिखी जाती है। उसके बाद लास्ट में बचती है ये वाली वायर। तो बच्चों आप यहाँ पे चाहो तो लिविंग करंट फार्मूला लगा के आप इसकी इक्वेशन लिख लो ये 1K की मदद से। मतलब देखो यहाँ से मैं करंट को लीव करवाऊँ, चलो यार लिविंग करंट फार्मूला ही लगा लेते हैं। मैं यहाँ पे स्क्वायर की करंट का मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ से करंट को लीव करवाता हूँ, तो उसी वक्त इस नोड के वोल्टेज आगे माइनस आ गया, V2 माइनस। यहाँ से करंट लीव करते हुए जाके एंटर कर गई 0 में, तो V2 माइनस 0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो है 1K। तो ये आपके पास बन गया इज इक्वल टू 0। एंटरिंग करंट है ही कोई नहीं, तो लिहाजा 0 ही आएगा। अब मैं Ix की अगर यहाँ पे वैल्यू पुट भी करता हूँ, सबसे पहले नंबर पे देखो यार, इस इक्वेशन का जो LCM है वो 1K बन रहा है। तो मैं 1K से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा ताकि इसका बटा ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो 1K के साथ जब ये ज़रब होगा तो ये आ जाएगा 2K इंटू Ix की इक्वेशन पुट होगी। देखो वो थी Ix की इक्वेशन, V2 डिवाइडेड बाई 1K, ठीक है जी। ये जब 1K से ज़रब खाएगा बटा कैंसिल हो जाएगा, सिंपल V1 आ जाएगा। ये भी 1K से ज़रब खाने की वजह से बटा कैंसिल और सिंपल V2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखो ये K से गया, 2V2 बन रहा है, V1 प्लस 3V3 हो जाएगा, सॉरी 3V2 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। अब आप यहाँ पे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख के सॉल्व किया जाता है ये आप हमारी एग्जांपल 3.1 जाके देख सकते हैं। मैंने उसमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। मैट्रिक्स फॉर्म में मतलब हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर देते होते हैं। तो सबसे पहले हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैं नीचे जगह बचाना चाह रहा हूँ बच्चों, नीचे जगह बचाना चाह रहा हूँ बाकी का सारा क्वेश्चन करने के लिए। तो ये जो मैट्रिक्स फॉर्म वगैरह वो मैं ऊपर लिखने लगा हूँ, ठीक है जी। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखता है मैंने बताया था। इनके जो कांस्टेंट्स होते हैं, जो इक्वेशंस आपके पास आई होती हैं, उनके पहले कांस्टेंट्स लिखते हैं। इसका देखो -1 है, इसका 1 है, तो ये पहले आ जाएंगे -1 1। फिर दूसरी इक्वेशन के भी इसी तरह से 1 और 3 है, तो 1 3 आ जाएगा नीचे। फिर अगले मैट्रिक्स के अंदर इनके वेरिएबल्स आ जाएंगे V1 V2। फिर नेक्स्ट इज़ इक्वल टू वाली साइड पे आपके पास इज़ इक्वल टू वाले नंबर आ जाएंगे। देखो इक्वेशन 1 में 12 है, इक्वेशन 2 में 0 है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ कैलकुलेटर पे और आपको बताता हूँ V1 और V2 की वैल्यू क्या है। अदरवाइज़ हमें जिसकी वैल्यू चाहिए वो V2 की वैल्यू है, क्योंकि VOC की वैल्यू हमने मालूम करनी थी, तो वो V2 के इक्वल है।
तो ये आप देख सकते हैं मुझे कैलकुलेटर ने वैल्यूज़ दे दी हैं। V1 की वैल्यू है -9 वोल्ट और V2 की वैल्यू है 3 वोल्ट। तो हमें V2 की वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे V2 = 3 वोल्ट, जो कि VOC की वैल्यू है। अब VOC मालूम करने के बाद थेवेनिन्स कहता है जो आपने सर्किट लिया था उसमें आपने सोर्सेज़ को शट डाउन कर देना, यानी कि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्सेज़ को, और उस सर्किट की आपने मालूम करनी होती है इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। ठीक है जी। लेकिन कभी कभार जब ऐसा होता है ना, आपके पास आ जाते हैं ये डिपेंडेंट सोर्स, जैसे ही आपको IX वाला नज़र आ रही है, एक डिपेंडेंट सोर्स हमारे सर्किट में आ गया हुआ है, तो तब आपको क्या करना पड़ता है, दूसरा मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है, जो सेकंड मेथड बनाया गया था कि आपको नॉर्टन थ्योरम भी लगाना पड़ जाता है। अब इसमें ये जो आ गया ना डिपेंडेंट सोर्स, हम इसको शट डाउन नहीं कर सकते, हम सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज को शट डाउन कर सकते हैं। तो ये तो शट डाउन नहीं होगा, ये मसला करेगा। तो डेट्स वाई हमें सेकंड मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, हमें ISC मालूम करनी पड़ेगी। तो ISC मीन्स हमें यहाँ पे नॉर्टन थ्योरम लगाना पड़ेगा। और जो बच्चा हमारा जिस बच्चे ने हमें बोला है कि सारे आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करके देना है, उसी बच्चे के लिए कह रहा हूँ कि आपके ना जो क्वेश्चन है वो दोनों तरीक़ों से कहा गया किया जाए। ठीक है जी। और ये कह लें बाय लक आपको दोनों तरीक़ों के साथ ही मिल रहा है, क्योंकि ये एक तरीके से हो ही नहीं सकता, इसके ऊपर दोनों मेथड अप्लाई होंगे। अब इसके ऊपर नॉर्टन थ्योरम अप्लाई होने लगा। ठीक है जी। यहाँ तक तो अभी वो अप्लाई हुआ थेवेनिन्स थ्योरम, यहाँ पे नॉर्टन थ्योरम आप अप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या होगा बच्चों, इतना सर्किट आप एज इट एज ड्रा करोगे, ये जो आपने ड्रा किया था, बस जहाँ पे आपने VOC लगाया था यानी कि वोल्टेज ओपन सर्किट, नॉर्टन थ्योरम ने कहा था वहाँ पे आप ओपन सर्किट की बजाय शॉर्ट वायर अटैच करें और वहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट को मालूम करें। तो मैं अभी इसका सर्किट ड्रा करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं जितना सर्किट वहाँ पे मैंने ड्रा किया था उतना ही यहाँ पे सेम टू सेम ड्रा कर दिया, जहाँ तक कट लगाया था वहीं तक ड्रा किया। ठीक है जी। और आगे मैंने जैसा कि बताया, नॉर्टन थ्योरम का कहना था कि जहाँ पे आप कट लगाते हो वहाँ पे आपने एक शॉर्ट वायर अटैच कर देनी है, जिसमें यानी ज़ीरो रेजिस्टेंस होती है। तो ये शॉर्ट वायर अटैच हो गई और वहाँ पर आपने एक शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करवा देनी है, जिसको हम कहते हैं ISC। ठीक है जी। ये हमने अब मालूम करनी है, ये नॉर्टन थ्योरम का तरीका है। ठीक है। यानी नॉर्टन थ्योरम का भी फर्स्ट स्टेप यही, आपने कट लगाना होता है। लेकिन जहाँ पे आप कट लगाते हो वहाँ पे ओपन सर्किट लगाते हो थेवेनिन्स थ्योरम में, और यहाँ पे शॉर्ट वायर लगाते हो नॉर्टन थ्योरम में। तो दूसरा थ्योरम भी अप्लाई करना पड़ जाता है जब आपके पास से डिपेंडेंट सोर्स सर्किट में आ जाए। तो अब देखें, आपने ISC को मालूम करना है। उसको मालूम करने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपकी अपनी मर्ज़ी है, चाहें तो आप इस्तेमाल करें अपना नोडल एनालिसिस, या चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं लूप एनालिसिस। ठीक है जी। जैसे आपको बेटर लगे वो तरीका इस्तेमाल करें। तो मैं यहाँ पे लूप एनालिसिस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूंगा क्योंकि वो ज़्यादा इजी रहेगा। देखें, लूप एनालिसिस यानी कि हमने हर लूप में एक करंट को फ्लो करवाना है। तो ये देखें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम हमेशा करवाते हैं, मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे I1 को फ्लो करवा देता हूँ, यहाँ पे I2 को, और यहाँ पे I3 को। हमने I3 करंट बच्चों मालूम करनी है। और देखो I3 करंट मालूम नहीं करनी, ISC करंट मालूम करनी है। और जो ISC करंट है ज़रा गौर कीजिएगा, वो I3 वाले लूप में फ़्लो कर रही है कहीं पे साइड पे। तो आपने देखना अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, तो इन दोनों की वैल्यू भी सेम होगी। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। देखो ISC यहाँ पे डाउनवर्ड जा रही है, अगर I3 को घुमा के देखा जाए तो ये भी डाउनवर्ड जाती है। इन दोनों की होगी डायरेक्शन सेम, यानी ISC I3 के इक्वल है, और हमें यही मालूम करनी होगी। और उसके बाद अब इसमें एक डिपेंडेंट सोर्स मौजूद है, जैसे वहाँ पे आपने डिपेंडेंट सोर्स की पहले इक्वेशन बनाई थी, यहाँ पे भी बनाओगे। देखो IX मौजूद है ना यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स, तो ज़रा गौर कीजिएगा, IX के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे IX करंट इन दो लूप्स के सेंटर में आ रही है, तो जिस लूप की करंट इस करंट के अकॉर्डिंग चल रही होगी वो आ जाएगी, मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव, और जो इसके खिलाफ जा रही होगी वो आ जाएगी नेगेटिव इसकी इक्वेशन में। तो IX के अकॉर्डिंग देखो I2 जा रही है डाउनवर्ड और I3 ऐसे अपवर्ड जा रही है, तो I2 - I3 इसकी इक्वेशन बन जाएगी। अब ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे फर्स्ट लूप के अंदर क्या है जी, फर्स्ट लूप के अंदर एक करंट सोर्स लगा हुआ है, चाहे वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, इट डज़ नॉट मैटर। अगर वो एक साइड पे लगा हुआ है ना, कभी भी ऐसा होता है लूप एनालिसिस में कि करंट सोर्स लगा हुआ और वो एक साइड पे लगा हुआ है, तो आप अपने उस लूप की करंट की वैल्यू मालूम कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू मालूम होने लगी है आपके सामने।
ज़रा गौर कीजिएगा। I1 बच्चों देखो I1 की जो करंट की डायरेक्शन है, I1 इज़ इक्वल टू, अभी आपको वैल्यू बताता हूँ। देखो I1 की जो करंट की डायरेक्शन है वो इसके बिल्कुल अपोजिट है, मुतवाज़ी है, पैरेलल है। ये जा रही है डाउनवर्ड, ये जा रही है अपवर्ड, तो लिहाजा I1 बराबर होगी -2IX के। ठीक है जी, -2IX के। ये इसकी इक्वेशन आ गई है आपके सामने। ठीक है, तो इतना आपको पता चल गया। अभी आप देखो I1 फिर आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगी, -2 इंटू IX की जगह ये पुट हो जाएगा I2 - I3। फाइनली ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब आपने क्या करना है, KVL लगाना है अपने लूप 2 और लूप 3 के ऊपर। लूप 1 के ऊपर लगाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, बस इन दो लूप्स के ऊपर आप KVL लगाओगे और ISC को मालूम कर लोगे। तो आपने पहले लिखना है अप्लाई KVL एट लूप 2, यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हमने हर एक चीज़ के वोल्टेज लिखने हैं जो इस करंट के घेरे में आ रही होगी। तो देखो बच्चों, मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ क्योंकि लूप 2 के ऊपर KVL लगा रहा हूँ। यहाँ से जब मैं चलना स्टार्ट करता हूँ तो करंट इस रजिस्टर में से गुजरती है। अब इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज कैसे पैदा होते हैं, जब इसमें से दो करंट्स गुजरती हैं। देखो I2 इसमें से एक गुजरती है और एक I1 गुजरती है, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। I2 ऐसे अपवर्ड जा रही है और I1 ऐसे डाउनवर्ड जा रही है। हम लगा रहे हैं KVL इस वक्त लूप 2 के ऊपर, तो लिहाजा हमें इन दोनों में से किसी एक करंट को नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो जिस लूप के ऊपर आप KVL लगा रहे हो ना, उसी को आपने पॉजिटिव रखना है, दूसरी को नेगेटिव रख लेना करना है इस कंडीशन के अंदर। तो लिहाजा 1K इंटू आपके पास आ जाएगा 1K इंटू, यानी करंट इंटू रेजिस्टेंस वोल्टेज के बराबर होता है, आप सभी जानते हो। तो लिहाजा हम I2 को ही पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है जी, I2 - I1, ये आपके पास इक्वेशन ऐसे आ जाएगी। उसके बाद मजीद आगे बढ़ते हैं तो देखो करंट इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करती है, तो ये आ गया -12। मजीद आगे गए तो ये वाला 1 किलो ओम का रजिस्टर आता है। अब यहाँ पे भी दो करंट्स पास कर रही हैं। देखो I2 ऐसे डाउनवर्ड जा रही है, I3 ऐसे घुमा के देखें तो अपवर्ड जाती है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो फिर से वही चीज़, जिसके ऊपर KVL लगा रहे हो सिर्फ उसी को पॉजिटिव रखोगे, I2 को, क्योंकि लूप 2 के ऊपर KVL लग रहा है। I3 नेगेटिव आ जाएगी, इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया, हम वहीं पर आगे जहाँ से चलना स्टार्ट किया। अब इसकी इक्वेशन को ज़रा सीधा करें। देखें बच्चों, 1K के साथ जब I2 मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 1K I2 -1K I1। I1 की जगह ये मैं वैल्यू पुट करने लगा। ठीक है जी, -1K I1 आ रहा था ना, I1 की जगह ये वैल्यू पुट करने लगा, -2 इंटू I2 - I3। ठीक है जी, ये मैंने पुट कर दिया है। और ये 12 दूसरी जानिब जाके +12 हो जाएगा, और देखो सिंपल ये आ जाएगा 1K I2 -1K I3 इज़ इक्वल टू 12। अब इसको सिंप्लीफाई करते जाते हैं जब तक होता है ये। तो देखो बच्चों, ये हो गया माइनस माइनस प्लस। ठीक है जी, 2K I2 आपके पास आया, प्लस 1K I2, यानी हो गया 3K I2 4K I2 आपके पास बन गया 4K I2। I3 की बात करूं तो ये देखो +2K था ना, ये +2K जब -I3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया -2K I3 -1K I3 -3K I3 इज़ इक्वल टू 12। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, लूप 3 के ऊपर KVL लगाएंगे। तो अप्लाई KVL एट लूप 3, ये भी आप लिख लीजिएगा। इसके घेरे में तो एक ही रजिस्टर है। देखो करंट जब घूमना स्टार्ट करते हैं तो इस रजिस्टर में से गुजरती है, जिसमें से दो करंट्स पास कर रही हैं। I3 ऐसे अपवर्ड जा रही है, I2 ऐसे डाउनवर्ड आ रही है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, लेकिन इस दफ़ा लग रहा है लूप 3 के ऊपर KVL, तो लिहाजा लूप 3 की करंट को पॉजिटिव लिया जाएगा। I3 - I2 आपके पास आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि चक्कर इसी मतलब कि एक लम्हे में मुकम्मल हो गया, क्योंकि एक ही रजिस्टर था। तो ये आपके पास आ गई इसकी इक्वेशन। तो इसकी इक्वेशन में पहले मैं I2 का कंपोनेंट रखना चाहूँगा, -1K I2, फिर I3 का +1K I3। अब मैं इनको लिखूँगा बच्चों, देखो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। इनको लिखूँगा मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है जी, इन दोनों इक्वेशंस को पहले इनके कंपोनेंट के कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे, 4K -3K, इसका -1K 1K, फिर इनके वेरिएबल्स लिखूँगा I2 I3, फिर इज़ इक्वल टू वाले नंबर्स लिखूँगा 12 और 0। अब मैं इनको सॉल्व करके आपको बताता हूँ इनकी वैल्यूज़ क्या हैं। किसी ने अगर जानना हो ये कैसे कैलकुलेटर पे सॉल्व होता है तो वो जाके हमारी वीडियो देख सकता है। एग्जाम्पल 3.11 इसके लिए, ठीक है, उसके लिए था 3.1, इसके लिए 3.11 है। तो बच्चों इन दोनों की सेम वैल्यू आई है 12 और 12 मिली एम्पेयर, 12 मिली एम्पेयर। I2 और I3 दोनों की वैल्यू है 12 मिली एम्पेयर, और हमें सिर्फ I3 की वैल्यू चाहिए थी क्योंकि हमने ISC मालूम करना था। तो ISC की वैल्यू आ गई है 12 मिली एम्पेयर। अब मैं आपको बता रहा हूँ R थेवेनिन आप
मालूम, क्योंकि सेकंड नंबर पे हमने मालूम करना था आर थेवेनिन्स। आर थेवेनिन्स मालूम नहीं थे कर पाए क्योंकि हमारे पास जो सर्किट था वो एक डिपेंडेंट भी मौजूद था। तो अब आप आर थेवेनिन्स मालूम कर पाओगे थ्रू ओहम्स लॉ। ओपन सर्किट वोल्टेज ऊपर आ जाएंगे और नीचे शॉर्ट सर्किट करंट आ जाएगी। ये इसका फार्मूला होता है। अगर आपके पास ये दोनों मेथड लग जाए किसी क्वेश्चन के अंदर, जैसे ये कंडीशन थी क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स मौजूद था। अब मैं VOC की वैल्यू अगर पुट करता हूँ तो वो कितनी थी हमारे पास आई, यहाँ कहीं पे हमने मेंशन की थी VOC इज़ इक्वल टू, ये रही 3, ठीक है जी। और करंट आपके सामने अभी अभी मैंने मालूम किया जो कि 12 मिली आई है। तो ये कितना बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 12। तो ये बच्चों आपके पास आ रहा है 0.25 किलो ओम, ठीक है जी। ये आपके पास आर थेवेनिन्स आ गई है। अब हम इसका लास्ट सर्किट बनाने जा रहे हैं। तो यहीं पे मैं बना लेता हूँ क्योंकि इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। देखें, हम बनाएंगे थेवेनिन्स की मदद से इसका मेजर सर्किट। वो कैसे बनेगा बच्चों, थेवेनिन्स ने ये कहा था जब आप VOC मालूम कर लेते हो ना सर्किट को कट लगा के, तो आपने क्या करना है उस VOC वोल्टेज सोर्स के साथ जो कि 3 वोल्ट हमारे पास आए थे, जो आर थेवेनिन्स है वो सीरीज़ में लगानी है। देखो ये मैंने सीरीज़ में लगा दी क्योंकि इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है, तो लिहाजा ये सीरीज़ में, अगर दोनों टर्मिनल कॉमन होते तो पैरेलल में होता, लेकिन ये एक टर्मिनल कॉमन किया है। तो ये इसकी मैंने रेजिस्टेंस मेंशन कर दी 0.25 किलो ओम। और इसके बाद कहना था हमारे प्यारे थेवेनिन्स का कि जो बाकी का सर्किट आपने कट किया था, कट लगाया था, उसको दोबारा से ला के जोड़ देना। तो देखो हमने क्या कट किया था, हमने कट किया था 1 किलो ओम, 1 किलो ओम और V0। तो ये आगे देखो मैं लगाने लगूँ, ये लग गया सर्किट 1 किलो ओम, 1 किलो ओम, और ये आगे लग गया आपका इसके क्रॉस V0। ये V0 ही आपने मालूम करना है। तो ये थेवेनिन्स का सारा प्रोसीजर था जो मैंने आपको समझा दिया है। और बच्चों आपको बताता हूँ ये भी कि उसमें क्या फ़र्क होगा नॉर्टन में, क्योंकि ये तो आपको यहाँ पे थेवेनिन में ये फ़र्क आ जाएगा, लेकिन जब नॉर्टन होगा ना, नॉर्टन में बच्चों पास इतना फ़र्क आएगा। चलो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं ना, फिर मैं आपको नॉर्टन का तरीका भी बता देता हूँ। अब यहाँ पे आपको पता है हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं सिंपल इस सर्किट के ऊपर। तो V0 इज़ इक्वल टू वोल्टेज डिवीजन रूल कहता है अगर एक का सर्किट पूरा सीरीज़ के अंदर पड़ा हुआ है और उसमें एक वोल्टेज सोर्स है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसके ऊपर वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हो, VDR लगा सकते हो। तो जिस रेजिस्टर के क्रॉस आप वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हो उसकी रेजिस्टेंस ऊपर आ जाएगी, ठीक है जी, और बाकी सारी रेजिस्टेंस बटे में आ जाएंगी 1K प्लस 1K प्लस 0.25K, ठीक है जी। यानी VDR का क्या रूल कहता है, जिस रेजिस्टर के क्रॉस आप वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हो उसकी रेजिस्टेंस पहले ऊपर रखो, बटे में रखो टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि उसकी अपनी रेजिस्टेंस प्लस रिमेनिंग रेजिस्टेंसेज, मल्टीप्लाई करवा दो सप्लाइड वोल्टेज के साथ, जो कि सप्लाई यहाँ पे है 3, तो आपको V0 की वैल्यू मिल जाएगी। ये कहना था हमारे वोल्टेज डिवीजन रूल का। तो मैं इसको अप्लाई करके देखता हूँ, 3 डिवाइडेड बाय हो जाएगा ये 2.25 बन जाएगा बटे में तकरीबन। तो ये बच्चों आपके पास आता है 1.33 वोल्ट, ठीक है जी। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं आपको बताने लगा हूँ अगर नॉर्टन होता तो नॉर्टन में क्या करते। नॉर्टन में असल में हमने यहाँ पे VOC लगाई है ना, तो नॉर्टन के सर्किट में बच्चों बस ये फ़र्क आना था, नॉर्टन कहता है कि अपनी जो ISC करंट है उसके साथ ये हमने ISC लगानी थी ऐसे, उसके साथ जो आपकी R थेवेनिन्स आएगी उसको लगा देना पैरेलल में। पैरेलल में तब होता है जब दोनों टर्मिनल्स कॉमन हो। तो देखो इन दोनों के दरमियान अपर और लोअर टर्मिनल दोनों कॉमन हो गया, दैट्स वाई ये दोनों पैरेलल में लग गए। और जो हमने सर्किट कट किया था वो इसके ऐसे आगे लगा देना था, यानी ये ऐसे लग जाना था। ये देखो मैंने सर्किट भी ड्रा करके दिखा दिया आप लोगों को। तो इसको सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल नहीं, अगर आप चाहो तो ये आप कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है जो मैंने आपको ये करके दिखाया। ये मैंने वैसे बताया कि अगर आप चाहो तो नॉर्टन के तरीके से भी आगे कर सकते थे। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन डन होता है। खुदा हाफिज़।